हेलो एवरीवन, माय सेल्फ केके। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसको आप डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कह सकते हो, आरसीसी डिजाइन कह सकते हो। ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट के नाम से जाना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर आते हैं बेसिकली एसएससी के अंदर, जो बहुत ज्यादा वेटेज इसका होता है। अपन बात करेंगे कि आरसीसी सबसे पहले तो होता क्या है, कैसा मटेरियल है, क्यों यूज करते हैं, इससे अपन स्टार्ट करेंगे। और इसके सारे डिजाइन एस्पेक्ट जितने भी होंगे जो अपने एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर थ्रू आउट। तो सबसे पहले आपसे बेसिक सा क्वेश्चन है, आरसीसी क्या होता है बेसिकली। ठीक है, आरसीसी एक कैसा मटेरियल है। तो आपके दिमाग में जब भी आरसीसी आता है तो अपने दिमाग में यही आएगा कि आरसीसी क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है, मिक्सचर है किस किस का, जिसके अंदर दो मटेरियल है, एक तो कंक्रीट है और दूसरा मेरा क्या है, स्टील है। आरसीसी के अंदर क्या, रेनफोर्स, रेनफोर्स यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ दे। रेनफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ देने वाला। ठीक है, तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने वाला मटेरियल अपने स्टील यूज कर लिया, कंक्रीट करके इसका एक कंपोजिट मैंने बना दिया, तो वो बेसिकली मेरा क्या कहलाता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। अब जो भी स्ट्रक्चर है जो इससे बनाए जाएंगे वो स्ट्रक्चर कैसे कहलाएंगे, आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर कहलाएंगे, सिंपल सा। तो सबसे पहले आप एक है इंपॉर्टेंट, यानी कि आरसीसी की डेफिनेशन के बारे में लिखने हैं, बेसिक आरसीसी है क्या। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट क्या है, एक बेसिकली मिक्सचर है। ठीक है, इज ए कंपोजिट, कंपोजिट मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट एंड स्टील। ये बेसिकली क्या है भाई, कंक्रीट और स्टील का क्या है, एक मिक्सचर है। इसलिए इससे जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, मेरे आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। therefore the structure formed by the structure formed is said to be आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर। तो इस तरह के मटेरियल से जो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे उनको अपन क्या कह देंगे भाई, आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो बेसिकली जब मैं बात कर रहा था रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की, तो इसमें जो रेनफोर्सिंग जो वर्ड है, ठीक है, जो रेनफोर्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला। जहां तक अभी तक अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा है, कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। कैसा है मेरा कंक्रीट, एक ब्रिटल मटेरियल है जिसकी जो स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में ठीक ठाक होती है। ठीक है, कंप्रेशन में अच्छी होती है, अपन ऐसा कह सकते हैं, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी वीक होती है। यही पढ़ा है अपन। क्यों होती है, रीजन क्या है इसका। देखो बेसिक सा रीजन ये है, कंक्रीट भी क्या है, मिक्सचर है जिसके अंदर सैंड होगा, अपना सीमेंट होगा, पोसाइक्लिक होगा, इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को बनाया हुआ एक कंपोजिट मटेरियल है। तो उसके अंदर मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, फाइन क्रैक्स होते हैं और वॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, फाइन क्रैक्स होते हैं और वॉइड्स होते हैं। तो जैसे अब उसके ऊपर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो क्रैक्स हैं वो फिल हो जाते हैं और वॉइड्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो यदि किसी मटेरियल के अंदर से क्रैक्स कम हो जाएंगे, वॉइड्स कम हो जाएंगे, तो उस केस में स्ट्रेंथ देगा ही देगा। लेकिन जहां पे अपन क्या करते हैं, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ जहां पर से जनरेट हो जाता है तो क्रैक्स क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं और वॉइड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसलिए अपन मान के चलते हैं कि कंक्रीट टेंशन के अंदर वीक है और कंप्रेशन के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यदि कोई मटेरियल की कोई कमी है तो उसको फुलफिल करना है, दूर करना है अल्टीमेटली। भाई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना था, ऐसा तो नहीं है कंक्रीट में कोई टेंशन नहीं आएगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए अपन क्या डालते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल डालते हैं, जैसे कि स्टील। अब स्टील ही क्यों डालते हैं, इसका भी कई रीजन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है कि ये क्या है, कंपोजिट मटेरियल, यानी कंक्रीट और सीमेंट क्या रहेंगे, मतलब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मिक्स रहेगा, एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा, अटैच रहेगा और प्रॉपर बॉन्ड रहेगा। भाई आपने देखा रेनफोर्स मटेरियल में कंक्रीट क्या होती है, पूरी तरह से बॉन्ड होती है। तो यदि इनके बीच में यदि कोई भी सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से मान लेते हैं अपन। मान लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, यदि इंक्रीज होगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा और डिक्रीज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, श्रिंक करेगा। तो यदि उनके बीच का बॉन्ड ही यदि उसमें रिलेटिव जो थर्मल कोफिशिएंट यदि उनका अलग अलग हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ, तो उनके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो उस केस के अंदर जो प्रॉपर जो बॉन्डिंग बनी थी वो क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रेसेस की वजह से टूट जाती है।
लेकिन जब हम बात करते हैं कंक्रीट और स्टील की, तो इनके अप्रोक्सीमेटली जो थर्मल कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा वैल्यू कितनी होती है स्टील कंक्रीट की, अप्रोक्सीमेटली 1.22 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल भी है, आसानी से मिल भी जाता है, और इसका थर्मल कोफिशिएंट भी क्या है, लगभग बराबर है कंक्रीट के अंतर्गत। इसलिए ही अपन क्या कर देते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल के अंतर्गत स्टील को यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है देखो, जब ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कोड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कोड्स का, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड या फिर आईएस कोड कहते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स का इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह जो दी हुई है, ज्यादातर जो क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं आरसीसी के अंतर्गत वो कोडल प्रोविजन से ही होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड से ही होते हैं। आरसीसी के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला कोड है वो कौन सा है मेरा, आईएस 456, आईएस 456 2000, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आरसीसी के लिए कोड है। इसके अंदर सारी डिजाइन जो प्रोसेस है वो दिए हुए हैं, भाई बीम कैसे डिजाइन करनी है, स्लैब क्या करनी है, कॉलम कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या मिनिमम एनफोर्समेंट, जो भी क्राइटेरिया है वो दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट से भी अपना पाला पड़ने वाला है, ठीक है। तो कंक्रीट का जो डिजाइन मिक्स है उसके लिए कोड कौन सा होता है अपना, 10-262 2009, ठीक है। ये भी अपन देख चुके हैं जब अपन आरसीसी पढ़ी थी, उसके अंदर एक इसका है कंक्रीट मिक्स, या फिर अपन कह सकते हैं डिजाइन मिक्स के लिए कोड है, ठीक है, डिजाइन मिक्स के लिए। इसके अलावा यदि आपसे एग्रीगेट के बारे में कुछ पूछता है तो एग्रीगेट के लिए कोड है अपना आईएस 383, कौन सा है भाई, आईएस 383। ये बेसिकली इसके लिए फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए है, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ये इसके लिए कोड हो गया, ठीक है। यदि आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ते हो तो उसके लिए भी एक कोड है आईएस 1343। ये है बेसिकली प्री स्ट्रेस्ड, यानी कि ऐसी कंक्रीट जिसको पहले से स्ट्रेस किया हुआ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट की अगर बात करें तो उसके लिए जो कोड है वो क्या है, आईएस 1343 है। इसके अलावा लोड कैलकुलेशन में हमको बहुत सारी करनी पड़ेगी, तो आईएस 875, ठीक है। ये बेसिकली कोड है डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, डिजाइन लोड फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। जब मैं बात करता हूँ आईएस 875 की, तो देखो बेसिकली इसके 5 पार्ट है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्या अलग अलग लोड्स के लिए दिए हुए हैं। जैसे पहला जो कोड है वो डेड लोड के अंतर्गत आता है, भाई डेड लोड की जो मटेरियल के यूनिट वेट वगैरह है वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। सेकंड में इम्पोज लोड, ठीक है, इम्पोज या इसको हम कह सकते हैं लाइव लोड, ठीक है। थर्ड में अपन को मिलेगा विंड लोड के अबाव विंड लोड। फोर्थ के अंदर अपन मिलेगा स्नो लोड, स्नो लोड, ठीक है। और मिसलेनियस अपन कह सकते हैं कि लोड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, उनके लिए अपन बात पढ़ते हैं पार्ट फिफ्थ के अंदर, लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बेसिक से कोर्स हैं जो अपने आरसीसी के अंतर्गत इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रोल रहेगा, ठीक है। ज्यादातर जो मैटर रहेगा वो अपना सिर्फ इसका रहेगा, आरसीसी इसका स्पेशली है भाई, ये रेनफोर्स प्लेन एवं रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए ही ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। 2000 है, ठीक है, आईएस ज्यादातर इसी कोड को लेके चलते हैं, आईएस 456 2000 आरसीसी, ठीक है। ये जो कोड्स हैं इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, और इनके ही सारे जो क्राइटेरिया है उनको अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टार्टिंग से, सीमेंट कंक्रीट जो अपन ने पढ़ा, ठीक है भाई। बेसिकली तो सीमेंट कंक्रीट, एक होता है कंक्रीट और एक होता है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी बात कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। बेसिकली सीमेंट कंक्रीट, देखो कंक्रीट के अंदर क्या है, एग्रीगेट है और एक बाइंडिंग मटेरियल, इनर्ट मटेरियल और बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर प्लस कुछ एडमिक्सचर्स वगैरह जो भी वगैरह वगैरह है,
ठीक है। यदि बाइंडिंग मटेरियल में यदि आपने सिर्फ सीमेंट को यूज किया है तो कंक्रीट क्या होगी भाई, सीमेंट कंक्रीट होगी, ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट किस किस का मिक्सचर है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर इन ए लिमिटेड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंटेंट, या फिर कह सकते हैं इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ contains, या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड सी डाई की, ठीक, मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of cement sand aggregate and water in a limited proportions अलग अलग प्रोपोर्शंस के अंतर्गत इस मिक्सचर से मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली देखो सैंड और जो एग्रीगेट लिखा हुआ है इसको अपन कई बार क्या कर देते हैं, एग्रीगेट एक मान लेते हैं, जिसमें फाइन एग्रीगेट सैंड को कह देंगे, कोर्स एग्रीगेट अलग अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए क्या क्या है, यदि बिल्कुल सबको ही अलग कर दिया जाए, सारे कंपोनेंट्स को यदि अपन यहाँ पे अलग करके चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, कोर्स एग्रीगेट का होता है। क्या होता है भाई, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जिसको अपन सैंड नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हो गया सीमेंट, ठीक है, तीसरा जो कंटेंट हो गया किसका हो गया, सीमेंट हो गया। फिर कुछ मात्रा के अंतर्गत वाटर, ठीक है। उसके बाद में एडमिक्सचर्स, एंड कुछ एयर भी उसके अंतर्गत रह जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है। सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं, यानी जो भी रोडी गिट्टी अपन जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट। यानी जो एग्रीगेट की साइज है वो क्या हो, ग्रेटर देन 4.75 mm। इससे यदि बड़े साइज के जो एग्रीगेट है उसको हम क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद में सैंड की जो अप्रोक्सीमेट साइज दी जाती है वो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक के जो साइज के एग्रीगेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइन एग्रीगेट कहते हैं। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। क्या है भाई, बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद और ये बाइंडिंग मटेरियल कब काम करेगा, जब इसके साथ सीमेंट के साथ वाटर ऐड होगा तो इसका हाइड्रेशन होगा और वहां से एक स्टिकी एक पेस्ट बनाएगा, ठीक है। एडमिक्सचर्स क्या होता है, यानी इन चारों के अलावा जो भी मिलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, एडमिक्सचर्स कहते हैं। एडमिक्सचर्स का मेनली जो यूज है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करने के काम आते हैं, चेंज करने की, वर्किलिटी बढ़ानी है आपको, कम करनी है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करनी है, अर्ली सेटिंग, बाद में सेटिंग, फ्लोरिटी बनाए रखना, यानी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करने के लिए जो चीज बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एडमिक्सचर्स कहा जाता है, ठीक है। एडमिक्सचर्स अपने कंक्रीट में पढ़े थे, वाटर रिड्यूसर होता है, कुछ एस्लेटर होता है, रिटार्डर होता है, ठीक है, एयर एंटरिंग एजेंट होता है, कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे तरह के एग्रीगेट्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट और कुछ मात्रा में क्या होते हैं इसके अंतर्गत वॉइड्स रह जाते हैं, जिसको हमने एयर नाम, ठीक है। जो वॉइड्स रह गए उसको हमने एयर कंसीडर कर लिया। कंक्रीट के अंदर जितना भी अच्छा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें 1-2% क्या हो जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्या था, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर था। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन इनके लिए कोड में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है। ये कौन सा सीमेंट है, कैसा सीमेंट है, कहाँ यूज करना है, कौन से कोड के अंदर उसको दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक बात करें मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट होगा ना सीमेंट, ठीक साहब। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं सीमेंट की। देखो बेसिकली सीमेंट की अपन बात करते हैं तो बहुत टाइप का सीमेंट है जिसको अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है। जैसे अपन ने इसको कंक्रीट के अंदर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ओपीसी, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं ओपीसी, कौन कौन से सीमेंट है जिनको यूज किया, सीमेंट यूज शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द सीमेंट shall be used any of the following, यहाँ पर सीमेंट की कुछ ग्रेड की बात कर रहे हैं, मैं सारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा ओपीसी, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड
इसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट की अपन 3 ग्रेड की बात करेंगे। जो आईएस कोड है अपना, ठीक है, आईएस कोड कौन सा, वही 456 एज पर IS 456, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सीमेंट की 3 ग्रेडों को बताया हुआ है, ठीक है, 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसके बारे में जो भी डिटेल है, इसका पर्टिकुलर 33 कोड की अपन बात करें तो इसके लिए कोड है अपना IS 269, ठीक है। कितना है भाई, IS 269 के बारे में, मतलब उसमें सीमेंट, इस पर्टिकुलर सीमेंट की इनिशियल सेटिंग कितनी होती है, फाइनल सेटिंग कितनी होती है, फाइनेंस मॉडल्स कितना होना चाहिए इसके लिए, ये सारी डिटेल्स इसके अंतर्गत दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43। इसके लिए IS कोड जो है वो मेरा है 8112, ठीक है, क्या है भाई 8112, इंडियन स्टैंडर्ड 8112 में इसके बारे में मिल जाएगी आपको। और IS 43 के बारे में बात करें तो 12269, इस कोड के अंतर्गत आपको सारी डिटेलिंग है वो इसकी मिल जाएगी IS 1269 के अंतर्गत। देखो ये जो ग्रेड है 33 का बेसिक मतलब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी 28 दिन के बाद में जब इसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी 43 से कम नहीं होनी चाहिए, 53 नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी वर्क के अंदर किया जाता है, आजकल ज्यादातर आउटडेटेड हो गया, सीमेंट को यूज अपन नहीं करते हैं, या बहुत ही ज्यादा कॉमन सा वर्क है जिसके अंदर ज्यादा आपको स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के अंदर सामान्य स्ट्रक्चर 43 यूज किया जाता है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें तो आसानी से हम 53 से आसानी से अचीव कर सकते हैं उन स्ट्रेंथ्स को, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो अपना क्या आ गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात नेक्स्ट अपन बात करते हैं RX, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, जिसको हम RFPC भी कह सकते हैं। इसका बारे में जो कोड में दिया हुआ है उसके लिए कोड, देखो कई बार कोड से थोड़ा सा आपको इससे टिपिकल बनने की कराते हैं तो क्या है, कोड का नाम पूछ लेते हैं, भाई कोड का नंबर बताओ किस कोड के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज कर सकते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कह सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में जो दिया हुआ है कोड IS 455 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। उसका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बात कर सकते हैं अपन, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। अब पोज़ोलाना के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे वेरिएशन उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, कहीं कैल्सिनेटेड क्ले को मिला रहा है, कहीं फ्लाई ऐश को मिला रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो कोड है वो 14 IS 1489, ठीक है। इसके पार्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके अंदर अपने पोज़ोलाना को अलग अलग किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोड से अपन बात कर सकते हैं। पोज़ोलाना में जैसे फ्लाई ऐश कर दिया, कभी कैल्सिनेटेड क्ले कर दिया, कभी राइस हस्क कर दिया, कभी मेटाफ्लिन कर दिया, तो बहुत सारे क्या होते हैं एडमिक्सचर्स होते हैं, या फिर पोज़ोलाना मटेरियल होते हैं, उनको यूज किया जा सकता है। अब बेसिकली बात करें पोज़ोलाना क्या होता है, देखो पोज़ोलाना एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सिलिकेट या फिर एल्यूमिनेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे अपन इसको सीमेंट के साथ ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, एक सीमेंटिशियस मटेरियल के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोज़ोलाना कहते हैं। अब पोज़ोलाना के अंतर्गत जैसे फ्लाई ऐश हो गया, राइस हस्क हो गया, GGBS हो गया, ठीक है, स्लैग हो गया, कैल्सिनेटेड क्ले हो गया, ये बहुत सारे मटेरियल इनको एज ए पोज़ोलाना आजकल सीमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत यूज किया जाता है, ठीक है। और आप चाहे तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट, यहाँ पे अपन को ज्यादा सीलन वगैरह की दिक्कत होती है तो वहां पे अपन हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसके बारे में भी आपको कोड देखना है तो इसके लिए कोड होगा IS 8043, ठीक है, इसके अंदर इसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लो हीट सीमेंट, यानी जब भी अपन मास कंक्रीटिंग की बात करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे डैम है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हीट के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज किया जाता है। उसके लिए जो कोड दिया हुआ है IS 12600 है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर सकते हो आप, सल्फेट
रेसिस्टेंट सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट सब में लगा देना और इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो IS 12330, ठीक है। IS 12330 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन को टेक्निकल बनाने के लिए क्या है। ये तो आप तीन तो याद करने ही करने हैं, इसके अलावा आप इसको भी याद कर लेना। बाकी पूछ तो कोई भी सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। ज्यादातर जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो पूछे गए वो ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं बेसिकली कोर्स एग्रीगेट की। कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो बेसिकली जो कोड ने जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि आप कितने मोटे साइज का एग्रीगेट है वो कंक्रीट के अंतर्गत यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर IS कोड के अंदर क्लॉज मिलेगा आपको 5.3.3, ठीक है। वहां पे साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में मेंशन किया हुआ है। जब भी आपसे पूछा जाए कि यदि आपको कंक्रीट बनानी है और यदि उसकी क्या करनी है, आपको इकोनॉमी के साथ बनानी है, तो आप ऐसा करो कि मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट यूज करो जितना पॉसिबल है अपना पास, ठीक है। इकोनॉमिक कंसीडर से अपन बात करें तो नॉमिनल साइज एग्रीगेट की जितना लार्ज है उतना पॉसिबल है उतना यूज करो, बट कुछ क्राइटेरिया है उनको फॉलो करते हुए, ठीक है। वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कोई भी मेंबर है, ठीक है, कोई भी मेंबर, चाहे आप बीम की बात करो, कॉलम की बात करो, स्लैब की बात करो, तो उसकी थिकनेस का 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी जो स्लैब है यदि वो 100 mm की है तो उसका 1/4 कितना होगा? 25 mm, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में भाई अब कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा? रेनफोर्समेंट तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट मटेरियल जो है उन दोनों बार के बीच की जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग के अंदर क्या होना चाहिए? मेरा एग्रीगेट बीच में आ जाना चाहिए। दैट मींस उसकी मैक्सिमम साइज है उसमें यदि +5 mm से बड़ा एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। जो भी स्पेसिंग है उसमें जो एग्रीगेट है +5 mm स्पेस रह जाना चाहिए। क्लियर स्पेसिंग के बीच में 5 mm का स्पेस बच जाना चाहिए। अगर अपन ऐसा कह सकते हैं जो मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट है वो स्पेसिंग से मिनिमम लेस देन 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर नॉर्मल जो स्ट्रक्चर की बात करें, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है उसमें 20 mm के साइज के एग्रीगेट को यूज किया जाता है। 40 mm एग्रीगेट को भी कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा एग्रीगेट का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर इकोनॉमी ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, यदि आप इकोनॉमिक पर्पज से बात करें तो आपको जितना मैक्सिमम होता है उतना यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इकोनॉमी the maximum size of the maximum size of aggregate should be large as possible, जितना बड़ा हो उतना यूज कर सकते हो पॉसिबल, बट कंडीशन यहाँ की है, ठीक है। बट नॉट मोर देन द 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, बट नॉट मोर देन 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है। लेकिन नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द member, यानी मेंबर की थिकनेस से 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी मिनिमम थिकनेस का मेंबर है उससे, ठीक है। इसके अलावा जो भी रेनफोर्सिंग की बात कर रहे थे अपन वो भी यहाँ पे क्लॉज लिख देते हैं। फॉर रेनफोर्समेंट सेक्शन द मैक्सिमम साइज फॉर रेनफोर्समेंट सेक्शंस the maximum size should be the maximum
size, the maximum size should be at least, maximum size should be at least 5 mm less than the 5 mm less than the clear spacing, less than the clear स्पेसिंग। और एक क्लियर स्पेसिंग किसके बीच की है भाई, जो भी रेनफोर्समेंट है, ठीक है, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रेनफोर्समेंट, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रेनफोर्सिंग बार, रेनफोर्सिंग बार यानी दो बार हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें से 5 mm कब का होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो एटलीस्ट 5 mm लेस देन द क्लियर कवर, जो भी क्लियर कवर है, ये क्लियर कवर क्या होता है, एग्री जो रेनफोर्समेंट बार है उससे बाहर की जो डिस्टेंस होती है जिसके बीच में कोई रेनफोर्समेंट नहीं उससे 5 mm कम होना चाहिए। एंड ऑल्सो at least 5 mm less than, and also at least 5 mm less than clear cover, less than clear cover, और clear cover है उससे भी 5 mm कम का होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कॉमनली, ठीक है। तो एग्रीगेट ज्यादातर 20 mm साइज से एग्रीगेट को यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो एग्रीगेट मोर देन 20 mm साइज आर एग्रीगेट more than 20 mm size, more than 20 mm size are seldom used in RCC structures, ठीक है। used for reinforced सीमेंट, या बात कर सकते हैं reinforced सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, reinforced सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ज्यादातर जो अपन बात करेंगे वो इसको यूज किया जाता है, जबकि जो अपने बहुत ज्यादा थिकर सेक्शंस होते हैं वहां पे यूज कर लिया जाता है, ठीक है। वही अपन बात करें कि यदि जो मेरे एग्रीगेट या फिर अपन बात करें जो कंक्रीट के जो सेक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा क्या है, नैरो है, ठीक है। यदि इसके जो रेनफोर्समेंट क्या है वेरी क्लोज्ड है, एक दूसरे के पास में है, तो वहां पे जो मैक्सिमम साइज है उसको 10 mm तक कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइन एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट देखो, फाइन एग्रीगेट के लिए बेसिकली जो कोड है अपना IS 383, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जोन प्रोविजन दिया हुआ है, जोन्स दिए हुए हैं, जोन्स, ठीक है। बेसिकली अपन 4 जोन की अपन बात करते हैं, जोन फर्स्ट 3 4 4, तो ठीक है, उस जोन के अकॉर्डिंग उसकी फाइननेस को बेसिकली मेजर किया हुआ है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सैंड की, तो स्टैंडर्ड जो सैंड है उसको एनोर सैंड कहा जाता है, जो कि अपने जोन नंबर 2 के अंदर आती है, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर की जगह है एनोर, ठीक है। उस वहां पे जो सैंड पाया जाता है उसको स्टैंडर्ड सैंड कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो साइज है उसकी वो डिपेंड करती है अलग अलग जोन्स के अकॉर्डिंग, और अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर की, ठीक है, वाटर। तो अभी अपन बात कर रहे हैं वाटर की। तो देखो बेसिकली वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी वाटर अपन यूज करने वाले हैं उसके अंतर्गत एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सॉलिड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। भाई पानी जो है ऐसा नहीं कोई भी वाटर आप यूज कर लो, ठीक है, उस वाटर के अंतर्गत भी एक लिमिट से ज्यादा क्या नहीं होने चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, जिसको अपन कह सकते हैं जैसे कि इसके लिए IS जो 456 है उसमें टेबल नंबर फर्स्ट दी हुई है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एज पर IS 456 2000, ठीक है, परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉलिड्स, यदि इन सॉलिड्स की जो मात्रा है इस लिमिट से ज्यादा है, परमिशन मतलब होता है परमिट करना, इतने तक तो अपन मान जाए, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा होगी तो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ दे देता हूं, जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करें,
ठीक है। ये सबसे पहले आपसे पूछे ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स की जो कंटेंट है वो 200 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 mg पर लीटर। यदि इससे कम है तो ठीक है, अदरवाइज उस वाटर को अपन एज ए कंक्रीट बनाने के लिए काम नहीं लेंगे, ठीक है। वहीं यदि आपसे पूछे ऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, अब पूछ लिया आपसे इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक। तो इसकी जो कंटेंट है वो आपको 3000 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3000 mg पर लीटर, या फिर इसको आप ppm भी बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिनट, सेम ही यूनिट होती है, इससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि आपसे पूछे सल्फेट्स की बात कर ले, ठीक है, सल्फेट की कंटेंट की बात करें, ठीक है, सल्फेट SO3 सल्फेट्स, तो जो सल्फेट्स की कंटेंट है वो भी एक सर्टेन लिमिट है, सर्टेन लिमिट क्या होगी इसकी, 400 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 400 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई क्लोराइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्लोराइड्स की कंटेंट है, क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड्स की कंटेंट के लिए जो IS कोड वो बताता है, वो कहता है कि यदि आप PCC यूज कर रहे हो, ठीक है, तो PCC के अंदर तो भले से अपन 200 mg पर लीटर, PCC मतलब क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, फॉर PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड जिसके अंदर रेनफोर्सिंग मटेरियल को यूज नहीं किया हुआ है उसके लिए इतना लिमिट है। और वहीं यदि अपन RCC की बात करें तो RCC के अंतर्गत जो वाटर है उसके अंतर्गत 500 mg पर लीटर से ज्यादा कंटेंट मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सस्पेंडेड मैटर की बात करें, सस्पेंडेड मैटर्स, ठीक है, सस्पेंडेड मैटर्स की अपन बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो 2000 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही कई बार पीएच के बारे में पूछ लेता है, तो ऐसा वाटर जिसकी जो पीएच रेंज है वो क्या हो, 6 से कम हो, उसको भी यूज नहीं करना है। द पीएच वैल्यू of water shall not be less than, of water shall not be less than 6, यानी 6 से कम यदि किसी वाटर की पीएच है तो उस वाटर को आप यूज नहीं करेंगे अपन सीमेंट कंक्रीट बनाने के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ा सा और कि ये जो वाटर है, ठीक है, एक टेस्ट और करते हैं, जैसे कि अपन ने कोई इंडिविजुअल टेस्ट किया, ठीक है, अपन कंक्रीट कास्ट किया, एक जो वाटर है जो अपन ने यूज किया है, ठीक है, और एक अपन डिस्टिल वाटर से क्यों कास्ट करते हैं, तो यदि इन दोनों के इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो यदि 80% यानी 85% के नीचे रह जाता है, मान लीजिए मैंने डिस्टिल वाटर से जो कंक्रीट का क्यूब बनाया, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है मेरी मान लीजिए 30 है, M30 का बना, लेकिन यदि जब मैं नॉर्मल वाटर से बना रहा हूँ तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी क्या आ गई, 27 से कम आ गई है बात करें, ठीक है, यानी 85% से कम आई, तो उस वाटर को भी क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है इंडिविजुअल के अंदर, यदि 15% से ज्यादा वेरिएशन आ रहा है इसके वाटर में उसके अंदर, तो उस वाटर को केवल यूज नहीं करेंगे, चाहे उसके अंदर ये सारी कंटेंट और इनिशियल लिमिट के अंतर्गत हो तो भी, ठीक है। इसीलिए अपन ज्यादातर जो सॉल्ट, जो साइन का सॉरी सी वाटर है उसको भी यूज नहीं करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, कंटेंट्स बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिक्सचर्स की, एडमिक्सचर्स, देखो वैसे तो एडमिक्सचर्स है उसके आप कैटेगराइज बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मल जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो दो तरह से कर देते हैं। एक तो अपने होते हैं भाई मिनरल एडमिक्सचर्स, क्या होते हैं भाई, मिनरल एडमिक्सचर्स, और एक अपने होते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे हैं कुछ जो एडमिक्सचर्स हैं, और उनको देखो यूज के अकॉर्डिंग भाई कौन सा एडमिक्सचर है उसका काम क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ वाटर रिड्यूसर होते हैं, वाटर रिड्यूसर, कुछ मेरे क्या होते हैं एक्सीलरेटर होते हैं, एक्सीलरेटर, ठीक है, कुछ मेरे रिटार्डर होते हैं, रिटार्डर,
ठीक है। कुछ मेरे क्या रहेंगे, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के होते हैं। जैसे वाटर रिड्यूसर का काम क्या होता है, जिससे सीमेंट कंक्रीट के अंदर वाटर सीमेंट रेशियो को एडजस्ट किया जाए तो पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। एस्केलेटर जिससे जल्दी सेटिंग हो, जल्दी हार्डनिंग आए, रिटार्डर धीरे धीरे आए। एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल अपन उसके अंदर एयर वर्ड्स डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, फ्रीजिंग टाइम वाला है वो रेजिस्टेंट रहेगा। कुछ एडिशन ऐसे डालते हैं अपन जिसकी वजह से क्या हो कि जो कंक्रीट है मेरी लाइट वेट कंक्रीट बन जाए, ठीक है। जैसे मिनरल एलिमेंट्स के अंदर अपन बात करते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लाई एश यूज करते हैं बहुत जगह, ठीक है। ये सीमेंटेशियस मटेरियल्स हो जाते हैं, फिर उसका नाम रख दिया राइस एस हो सकता है, इसको यूज कर सकते हो आप। GGBS यूज कर सकते हो, ग्राइंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। स्लैग को यूज कर सकते हो, मेटोक्लाइन को यूज कर सकते हो, मेटाक्लाइन, ठीक है। ये बहुत सारे एडमिक्सचर्स हैं जिनको किसी को भाई कंक्रीट की एरिया को डेंसिटी बढ़ानी है, कभी कम करनी है, उसकी परमेबिलिटी कम करनी है, तो बेसिकली एडमिक्सचर्स का जो काम होता है वो होता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करना, चेंज करना। यानी एक कन्वेंशनल कंक्रीट जो हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और आ रही है, उसको यदि रिफाइन करना हो, जैसे कई जगह आपको क्या है, स्टोन की वैल्यू ज्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, कहीं ज्यादा टाइम तक फ्लोरिटी बननी चाहिए, अंडर वाटर कंक्रीट करके जल्दी से सेट होने वाली चाहिए, तो इस तरह से कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करना हो तो वहां पे अपन क्या करते हैं, इन एडमिक्सचर्स को यूज करते हैं। अपन को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनानी है, पानी को कम डालना है, तो ये बहुत सारे क्लॉजेस हैं, ठीक है। उन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए जो कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं। ये तो थे कंक्रीट के अंतर्गत। फिर अपन बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट, जो कि अपना बेसिक स्टील है। स्टील के बारे में कौन कौन सा कोड क्या कहता है और कौन से के लिए अपन को ज्यादा यूज करता है, उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा कोड यूज करना है, ठीक है, उसके बारे में अब यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे बेसिकली रेनफोर्समेंट मटेरियल की। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है उसके लिए अलग अलग कोड है, रिकमेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं सबसे पहले माइल्ड स्टील की, ठीक है। माइल्ड स्टील या फिर मीडियम टेंसाइल स्टील बात जो यूज की जाती है, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स, ठीक है, स्टील बार्स, जो कि अब कोड की बात कर लेते हैं। अगेन कोड, ये कोड क्या है, कई बार टिपिकल क्वेश्चन आने के लिए पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो इनके बारे में मिलेगा आपको IS 432 पार्ट फर्स्ट, यदि आपको इन बार्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना होता है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स, अपन HYSD बोलते हैं, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स, इनके बारे में यदि आपको कोड देखना है तो आप देखिएगा IS 1786 के में आपको इनके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हार्ड ड्रिवन स्टील वायर फैब्रिक्स, ठीक है। हार्ड ड्रॉन स्टील फैब्रिक्स, ठीक है। इस हार्ड स्टील वायर फैब्रिक्स, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये बेसिकली आपको मिलेगा IS 1566, ठीक है। IS 1566 में इन स्टील बार रेनफोर्सिंग की डिटेल के बारे में मिल जाएगा। बाकी अपन और डिटेल डिस्कस करेंगे अभी इन चीजों पर। मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कौन सी स्टील के बारे में, कौन सी आयरन रेनफोर्समेंट है, उसकी कहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी स्टील्स। यदि आपसे स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में बात करें, ग्रेड ऑफ, तो इसके लिए आपको IS 2062 देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक से क्या थे, रेनफोर्समेंट के कोड थे, जहाँ पे आपको रेनफोर्सिंग डिटेल के बारे में आपको मिल जाएगा, पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट के बारे में आपको यदि बात करनी है, ठीक है। तो अभी अपन वापस से लौट के आते हैं अपने सीमेंट कंक्रीट के ऊपर, वापस चलते हैं वापस सीमेंट कंक्रीट के ऊपर। तो ये मटेरियल आपको पता लग गया कि कौन कौन सा मटेरियल है, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। डिटेल में यदि बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर कोड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट,
ठीक है सर। तो सीमेंट कंक्रीट क्या है, ये आपको पहले से पता है, मिक्सर है सीमेंट एग्रीगेट सैंड का, ठीक है। तो इसको जो मैन्युफैक्चर करने की बात आती है तो उसके लिए बेसिकली दो मेथड है सीमेंट कंक्रीट मैन्युफैक्चर, बेसिकली टू वेज, ठीक है। कौन कौन से मेथड से आप सीमेंट कंक्रीट बना सकते हो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। द सीमेंट कंक्रीट, the cement concrete is manufactured by two ways, by two ways, दो रास्ते हैं। एक तो आप क्या बना सकते हो भाई, नॉमिनल मिक्स कर सकते हो, एक आप डिजाइन मिक्स कर सकते हो। पहला तो आएगा अपना नॉमिनल मिक्स डिजाइन, नॉमिनल मिक्स डिजाइन। सेकंड आ जाता है मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट, ऐसे लिखो आप, ठीक है। डिजाइन तो सेकंड वाले देते हैं, ठीक है। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, सेकंड वन आता है अपना डिजाइन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करने के, जिसके अंदर नॉमिनल मिक्स डिजाइन की हम बात करते हैं फर्स्ट की। देखो नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर आपने फिक्स कर लिया है रेशियो, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, ठीक है। यानी आपने प्रोपोर्शन फिक्स कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको पर्टिकुलर डिजाइन करते जा रहे हैं। इसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक फिक्स आपने प्रोपोर्शन 1 2 3 यदि आपने मान लिया एक फिक्स प्रोपोर्शन को मान लिया 1 2 4, ठीक है, या फिर 1 1.5 एंड 3, जो भी इसका फिक्स नॉमिनल जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग यदि आप करते हो तो उसके अंदर बेसिकली जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी सैक्रिफाइस होती ही है। और अपन को ये मुश्किल से हो जाता है कि क्वालिटी को एश्योर करना, ठीक है, जो भी अपन को रिक्वायर्ड है डिजायर्ड है। तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, जो नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहां पर इसको यूज कर लिया जाता है। इसके अंदर ज्यादा स्किल लेबर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉमिनल मिक्स होता है जिसके अंदर कोई भी आइडियल कंडीशन मिक्सिंग की नहीं की जाती। तो कुछ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि क्या क्या नुकसान कह सकते हैं अपन इसको, या फिर कहाँ कहाँ पर सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो सेक्रीफाइस है जो कि नहीं करना होता है अपन को, ठीक है, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्रीफाइस्ड, कंट्रोल सेक्रीफाइस्ड, यानी जो बेटर क्वालिटी अपन मिक्स डिजाइन के अंदर कर पाते हैं वो इसके अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। इज ए सैक्रिफाइड, ठीक है, सैक्रिफाइस्ड। पहले तो अपन क्वालिटी कंट्रोल पे सेक्रीफाइस करते हैं, सेकंड अपन क्वालिटी एश्योरेंस भी नहीं कर पाते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है अपने लिए, ठीक है। हार्ड टू डिटरमाइन, हार्ड टू डिटरमाइन, hard to determine the assurance of quality, the assurance of quality and strength, quality and strength of concrete, strength of concrete, जो कि अपने को डिजायर थी या फिर जो भी अपनी रिक्वायरमेंट थी, corresponding to the corresponding to the desired, क्या हो गया है, corresponding to the desired strength, ठीक है, desired strength। ये भी कहीं ना कहीं अपन ऐसे और नहीं कर पाते हैं और उसको फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नॉमिनल मिक्स के अंतर्गत जो होता है आइडियल कंडीशन नहीं होती है बिफोर मिक्सिंग, जो कि अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो इन ए नॉमिनल मिक्स, इन ए नॉमिनल मिक्स, इन ए नॉमिनल मिक्स material for the material for the material for the concrete like cement,
concrete like cement, sand and aggregate is placed under ideal condition, is placed in ideal condition, placed in ideal condition before mixing. यदि आपको करना है थोड़ा सा तो इसको रखना पड़ता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इनको सबको अंडर आइडियल कंडीशन आप रख पाओ, ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशन आप इनको रख पाओ। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कमैनशिप है उसका भी यहाँ पे आल्सो सैक्रिफाइस होता है। स्किल्ड वर्कमैनशिप is also sacrificed। अब यदि आपने वही वर्कमैनशिप नहीं रहा तो उससे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्टेट भी नहीं अचीव होगी। स्किल्ड वर्कमैनशिप इज सैक्रिफाइस, सो या फिर ड्यू टू क्या होगा, रिक्वायर्ड स्टेट नॉट अचीव है, ड्यू टू required due to sacrificed due to which required strength cannot be achieved, required strength cannot be achieved। यदि आपने वर्कमैनशिप को भी क्या कर दिया है तो इससे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ भी आपको अचीव नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें नॉमिनल मिक्स के अंदर, तो आपने सुना होगा कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ भी लिया जाता है, यदि M5 है, बेसिकली कंक्रीट को ऐसे डिनोट किया जाता है M5, तो M4 मिक्स हो जाएगा, 5 उसकी क्या होती है 28 डेज के बाद क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। उस पर अपन आगे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसके लिए नॉमिनल जो मिक्स लिया जाता है वो लिया जाता है 1:5:10, ठीक है। यहाँ पर 1 क्या है, सीमेंट है, उसके बाद में 5 क्या है, सैंड है, और 10 क्या है मेरा कोर्स एग्रीगेट है, या सीधा एग्रीगेट लिख लो या फिर कोर्स एग्रीगेट। ये इनका फिक्स प्रपोर्शन होता है। इसकी चाहे बैचिंग, जब बैचिंग की बात करें बैचिंग भी अपन दो तरह से करते हैं, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग और एक होता है अपना वेट बैचिंग, ठीक है। तो कोई बैचिंग की बात करें वो अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रपोर्शन रहेगा क्या रहेगा, ये रहेगा। फिर अपन बात करते हैं M7.5, ठीक है। M7.5 इसको थोड़ा सा रेशियो को और बेटर कर देते हैं, यानी कि A4:8, ठीक है। वही यदि आपसे M10 पूछ लिया जाए तो इसको और कम कर देंगे 1:3:6, ठीक है। उसी तरह से और आगे बढ़ जाएंगे। M15 की अपन जब बात कर रहे हैं तो 1:2:4, ठीक है। M20 की बात कर लेते हैं तो M20 के अंदर जो रेशियो रहेगा मेरा 1:1.5:3, और वहीं M25 की अपन बात करें M25, ठीक है, तो इसके लिए जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:1:2, ठीक है। ये बेसिकली नॉमिनल मिक्स है। वैसे अपन M20 के बाद ही क्या करने लग जाते हैं, डिजाइन मिक्स करने लग जाते हैं, क्योंकि उससे M20 जो कंक्रीट है वो आरसीसी के अंतर्गत यूज होने लग जाती है, मिनिमम ग्रेड होती है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं इस नॉमिनल मिक्स को नहीं करते हैं। M20 से अपन क्या करने लग जाते हैं भाई, डिजाइन करने लग जाते हैं कंक्रीट मिक्सचर्स का, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चलो भाई, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट की। तो नॉमिनल मिक्स के अंदर अपन ने क्या कर दिया था, फिक्स प्रोपोर्शंस कर दिए थे, 1 2 5 ले लो, ये ले लो, वो भी ले लो, ठीक है। लेकिन जो डिजाइन मिक्स है, एक तो इसके लिए जो कोड है डिजाइन मिक्स का वो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, IS 10-262, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मिक्स प्रोपोर्शन को डिसाइड किया जाता है, उसके लिए कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं, उन पर भी मैं आगे बात करूंगा। तो
तो सबसे पहले देखो ये आइडियल मिक्स होता है कंक्रीट की एक आइडियल स्ट्रेंथ के लिए। जब भी अपन डिजाइन मिक्स से जो भी अपना प्रोपोर्शन आएगा वो क्या होगा, आइडियल मिक्स रहेगा, उस कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसी को अपन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपन डिजाइन मिक्स कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो जो भी अपना मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल कंक्रीट के अंदर काम आने वाला है, चाहे अपन सीमेंट की बात करें, सैंड की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, तो उनको एक फिक्स आइडियल टेम्परेचर जो कि उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या ह्यूमिडिटी कितनी रिक्वायर्ड है, उसके टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ इट इज ए आइडियल मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट फॉर आइडियल स्ट्रेंथ एंड मटेरियल यूज्ड लाइक सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट आर ऑलवेज प्लेस अंडर द आइडियल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यानी जो भी उस पर्टिकुलर एग्रीगेट के लिए जैसी कंक्रीट अपन बना रहे हैं, जो भी टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड है उन मटेरियल के अंदर, उसी टेम्परेचर के अंदर उनको स्टोर किया जाएगा और उतनी ही ह्यूमिडिटी को उस पर्टिकुलर जोन के अंदर क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्किल वर्कमैनशिप की, तो यदि आप स्किल वर्कमैनशिप को यूज करते हो तो आपकी जो आइडियल प्रोपोर्शन है वो मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ यू यूज द स्किल्ड वर्कमैनशिप इन टू अचीव द आइडियल प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्स, तो जब भी डिजाइन मिक्स की बात करेंगे तो वर्कमैनशिप की अपनी क्या रहेगी, स्किल्ड रहेगी। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, जिसको उसके बारे में पूरी नॉलेज हो, हाउ टू कंट्रोल द क्वालिटी कंट्रोल, हाउ टू एश्योर द क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यदि आपको वहां पे पर्टिकुलरली याद रखनी है, वहीं पे यूज किया जाता है। जब भी इसकी मिक्सिंग करते हैं, नॉमिनल मिक्सिंग तो क्या होता है, साइड पे हो जाती है, डायरेक्टली क्या होता है, जो लेबर है जो भी उनका मेजरिंग होता है, जैसे बकेट होता है या फिर जो भी अपना यूज करते हैं कंटेनर, उससे एक सीमेंट ले लिया, दो सैंड ले लिया, फिर 4 एग्रीगेट ले लिया, इस तरह से बनाते हैं। तो वहां पर क्या है, क्वालिटी से बहुत ज्यादा अपन कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिजाइन मिक्स के अंदर अपन हमेशा जो डिजाइन की जाती है वो बेसिकली नोडल प्लेसेस किए जाते हैं, अलग से मिक्सर प्लांट बने होते हैं, इसको अपन कहते हैं बेसिंग प्लांट। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई आरएनसी प्लांट है, रेडी मिक्स कंक्रीट वहां पे मिलती है। तो बेसिकली वो क्या होता है, एक नोडल प्लेसेस होते हैं, बेसिंग प्लांट उनको कह देते हैं। ठीक है, वहां पे कंक्रीट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, जहां पे भी अपन यूज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, साइट, वहां पे क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इन डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द नोडल प्लेसेस। ठीक है, तो जो भी अपने नोडल प्लेसेस हैं जिनको क्या कहा जाता है, बेसिंग प्लांट कहा जाता है या फिर आरएमसी प्लांट कहा जाता है, वहां पे रेडी मिक्स यानी तुरंत कंक्रीट आपको मिल जाती है। तो वहां से उसके बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द साइट थ्रू द ट्रांजिट मिक्सचर। ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू आपने देखा होगा रोड पे आप चलते हो कई बार, तो जो ट्रक टाइप होते हैं पीछे उसके अंदर क्या होता है, एक रोटेट करता, धीरे धीरे रोटेट करता हुआ क्या होता है, कंटेनर होता है, जिसमें कंक्रीट को फिल किया जाता है। ठीक है, तो वो जो इक्विपमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं। इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर साइट रहेगी वहां पे इसको कंक्रीट को लेके जाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की, उसके अंदर कुछ चीजें अपन को याद रखनी है कि एक तो टेम्परेचर को वेल मेंटेन रखना है। यदि आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो उसकी वजह से वाटर एवोपरेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को मिक्स को तैयार के रखना है। ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर उस वाटर के अंदर इतनी मतलब जो क्वांटिटी है उसमें वर्किबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, कुछ एडमिक्सचर्स डाल देते हैं। ठीक है, अब एडमिक्सचर्स का काम बेसिकली याद रखना है आपको इस तरह से एडमिक्सचर को चूज करना है कि आपकी जो वर्किबिलिटी है वो तो बनी रहे, लेकिन उस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना हो, कोई भी इल इंपैक्ट ना हो, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे एडमिक्सचर्स के अंदर जैसे क्लास साइजर यूज कर सकते हैं, सुपर क्लास साइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस of transportation the ideal temperature for ideal proportion mix is maintained through the admixtures like plasticizers and superplasticizers। ठीक है, इनके नाम हो गए, इसके अंदर जैसे क्या यूज करते हैं, सल्फोनेटेड मिथाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड सल्फोनेटेड मिथाइल यूज कर सकते हैं अपन, आजकल तो प्रीकार्बन्स वगैरह कुछ होते हैं उनको भी यूज किया जाता है, जिनसे ये चीज को किया जाता है। ठीक है, तो इनका काम है विच डज नॉट ऑल्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन, ये अपनी स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे बट डिले द सेटिंग टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि यदि आपकी साइट दूर है तो ऐसा हो जाएगा आप कंक्रीट वहां पहुंचे नहीं है उससे पहले ही साइट हो जाए, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसके सेटिंग टाइम को क्या कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम डिजाइन स्टेप की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे कोडल प्रोविजंस हैं। ठीक है, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक सीमेंट कंटेंट डिसाइड करेंगे, फिर वाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड किया जाएगा एज पर कंडीशंस, उसका वाटर की कंटेंट निकाली जाएगी, सीमेंट कंटेंट निकाली जाएगी, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उनकी वर्केबिलिटी, उसकी डेंसिटी, उसकी स्पेसिबिलिटी को यूज करके अपन इस कोड के जो डिजाइन स्टेप है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।